चर्चा में चर्चा के तहत आज हमारा विषय सियासी है। पिछले 3 दिन से इसको लेकर देश में सियासी उबाल है। विषय महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी तपिश पूरे देश में महसूस की जा रही है। मसला शिवसेना के संदर्भ में, वो शिवसेना जिसका गठन बाल ठाकरे साहब के द्वारा 1966 में किया गया था, वो शिवसेना अब ठाकरे परिवार की नहीं रही। यही हमारा आज का विषय है, सिंबल पर सियासी उबाल। चुनाव आयोग ने फैसला दिया, 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है, उसने बाकायदा फैसला दिया। ये जो शिवसेना नाम की पार्टी है और जो इस शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष और तीर है, तीर कमान जिसे हम बोलते हैं, वह एकनाथ शिंदे जो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके गुट को सौंपा जाता है। उद्धव ठाकरे हतप्रभ है, अचंभित है और इस फैसले के पीछे वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का कहना इसमें कुछ भी नहीं है, ये उद्धव ठाकरे का कहना है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। हालांकि ये बात बड़ी अजीब है कि चुनाव आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि शिवसेना में लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश की गई है। शिवसेना के संदर्भ में वैसे भी ख्याल रहा है कि यह बाल ठाकरे की बपौती रही। सीधे शब्दों में कहें, शब्द किसी को खराब लग सकता है, लेकिन सच यही रहा कि जैसा बाल ठाकरे चाहते थे वैसी शिवसेना चलती थी। बाल ठाकरे में शुरू से लेकर अंत तक केवल एक ही नाम था, बाला साहेब ठाकरे। उन बाला साहेब ठाकरे के दौर में भी चुनाव आयोग ने तौर तरीकों को लेकर आपत्ति जताई थी। नतीजा ये हुआ था, बाला साहेब ठाकरे को भी पार्टी के संविधान में संशोधन 98-99 में करना पड़ा था और उसके तहत पार्टी को तथाकथित तौर पर एक लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया गया था। लेकिन 2018 में उद्धव ठाकरे ने इस संविधान को चुपके चुपके परिवर्तित कर दिया और एक बार फिर सारा कुछ पार्टी सुप्रीमो के तौर पर अपने नियंत्रण में ले लिया। पर दिक्कत यह हुई कि उन्होंने संविधान में संशोधन तो कर दिया, पर इस संशोधन के प्रति चुनाव आयोग में जमा नहीं कराई। और अब जब विभाजन को लेकर मसला खड़ा हो गया तो उद्धव ठाकरे की अपेक्षा रही कि चूंकि पार्टी संविधान में संशोधन हो चुका है 2018 में, उसी को मान्यता देते हुए चुनाव आयोग उनके गुट को असल शिवसेना के तौर पर मान्यता दे। पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर इंकार कर दिया। नतीजा यह है कि अब सरकार एकनाथ शिंदे की है, शिवसेना भी एकनाथ शिंदे की है, चुनाव चिन्ह भी एकनाथ शिंदे के पास है और उद्धव ठाकरे के हाथ में सिवाय विलाप करने के अलावा कुछ नहीं है। उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, इसके अलावा गैर भाजपाई दलों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। शरद पवार ने कह दिया, इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, नया सिंबल लो, नए मैदान में जाओ और अपना काम करो। पर मसला इतना आसान नहीं है। केवल शिवसेना पार्टी के तौर पर एकनाथ शिंदे के पास नहीं जा रही है, और भी बहुत कुछ ऐसा है जो अब उनके हाथ से छिन सकता है। दादर में एक बड़ा सुंदर भवन है, नाम उसका शिवसेना के भवन के तौर पर, मुख्यालय के तौर पर जानते हैं। अब जब शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो गई तो तय है, आज नहीं तो कल वो भवन भी एकनाथ शिंदे समूह के पास में चला जाएगा। हद तो यह है कि जिस मातोश्री को ठाकरे परिवार के निवास के तौर पर देश में लोग जानते हैं, उस मातोश्री का भी निचला तल शिवसेना के नाम बाला साहब ठाकरे करके गए थे। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि उनके बेटे से कभी ये पार्टी छिन भी जाएगी, पर छिन गई है। अब मातोश्री पर भी क्या एकनाथ शिंदे का कब्जा हो जाएगा, ये सवाल लोगों के जहन में है। तो कुल मिलाकर इस सियासी मसले पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान मौजूद हैं। समझेंगे इसके सियासी ताने बाने को, समझेंगे चुनाव आयोग के फैसले को और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे उद्धव ठाकरे के पास मौजूद विकल्प को। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विकास सूत्र का। हमारा विकास सूत्र कहता है कि राजनीति संभाव्य की कला नहीं है, बल्कि यह अमंगलकारी और अप्रिय के बीच का चुनाव है। जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ संयुक्त राज्य अमेरिका के डिप्लोमेट रहे, उन्होंने ये बात कही थी। राजनीति में जो कुछ घटित होता है उससे लगता है कि जॉन साहब ठीक ही कहते थे। इसको अपने जहन में रखते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं, जिस शिवसेना के संदर्भ में हम बात करते हैं उद्धव ठाकरे से संबंध, उसके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ है। हमारे साथ में सेवानिवृत्त विंग कमांडर हनुमा आचार्य जी हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। वो हमारे साथ एक लंबे अंतराल के बाद फिर जुड़ी है। हमारे साथ अजीत चौहान जी हैं, जिस पार्टी को इस पूरे खेल के पीछे जिम्मेदार बताया जा रहा है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी, उसकी महाराष्ट्र इकाई के सह मुख्य प्रवक्ता है, वह हमारे साथ है। साथ ही सलीम सारंग जी भी हमारे साथ हैं, स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और इन सबके बीच में तकनीकी पहलू, कानूनी पहलुओं पर रोशनी देने के लिए देवेंद्र वर्मा जी, जो पूर्व प्रमुख सचिव हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा, वह भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत विक्रम सिंह जी से ही करते हैं। क्या से क्या हो गया विक्रम जी? ऐसा तो नहीं कि आपने भी साथ छोड़ दिया एकनाथ शिंदे का? हमें तो ये भी नहीं पता कौन किसके साथ है। तो कार्यक्रम के संदर्भ में बात तो आपसे कर रहे हैं, पर कौन सी शिवसेना के लिए बात करेंगे ये हमें पता नहीं है। तो विक्रम जी थोड़ा रोशनी दें,
किसके साथ और फैसला किसके साथ? शिवसेना हिमांशु जी एक ही है, बाला साहब ठाकरे की, और हम उसी के साथ हैं जी। हम उसी के साथ हैं और रहेंगे जी। कि हमारी जो विचारधारा है वो कभी चेंज नहीं होगी, वही विचारधारा रहेगी। और दूसरा आपने पूछा है कि भाई सब कुछ छिन गया जी। तो देखिए, जब देश के अंदर एक तानाशाही का माहौल रहेगा जी। तो सरकारें सारी एजेंसियों पे अपना कंट्रोल करके और मनमाने ढंग से फैसले कराएंगी तो यही होगा। आप मुझे बताइए, एक एमपी और एमएलए के आधार पे अगर चुनाव आयोग ने यही फैसला लेना था तो बहुत पहले ले लेना चाहिए था। क्यों इतनी चीजें और भी बहुत सारे प्रूफ मांगे थे, इतने सारे कार्यकर्ता, इतने सारे संगठन के लोग, इतने सारे शिव सैनिक, सबके प्रूफ जो है इतने सारे चुनाव आयोग में भिजवाए थे, तो उनका कोई मोल नहीं है क्या? ये खाली आप एमएलए और एमपी के आधार पे आपने फैसला सुनाया, तो ये मुझे लग रहा है कि ये लोकतंत्र वाली बात नहीं लग रही। ये कहीं के लिए मैं तो कहूंगा लोकतंत्र की ये हत्या हुई है जी। कि किस प्रकार से आपने एक ये फैसला जो है ना, जो आया है फैसला। देखिए, कल को कोई भी पैसे वाले लोग किसी भी पार्टी के लोगों को खरीद के जी। और कोई भी बोल देगा कि ये पार्टी मेरी हो गई जी। तो संगठन और ये सब कहाँ जाएंगे जी। तो ये तो सारा लग रहा है कि भाई ये राजनीतिक फैसला है। मुझे तो यही लग रहा है। बिल्कुल ठीक लग रहा है आपको। मैं आपके साथ हूं विक्रम सिंह जी, लेकिन मैं समझ कुछ चीजें नहीं पा रहा हूं। चुनाव आयोग तो सरकार के कहने पे काम कर रहा है, आपके नेता ही बता चुके उद्धव ठाकरे, तो आप उससे इतर कहां जाएंगे? आप तो उन्हीं के साथ है। पर ये तो बताइए, संविधान में संशोधन क्यों किया आपने? उस संविधान को बदल दिया जो बाला साहब ने तैयार किया था अपने दौर में 1998-99 में, और बदला तो बदला, उसको चुनाव आयोग के पास जमा भी नहीं कराया। 2018 से लेकर 2023 तक क्या करते रहे आप उस संविधान के साथ में? थोड़ा रोशनी तो दीजिए ना। देखिए, चीजें बदलती रहती, संशोधन होते भी हैं, लेकिन इसका तो हमारे जो शीर्ष नेता हैं वही बताएंगे। इस चीज का तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आप ये बताइए कि जो चीज आज के इस संदर्भ में जो चीज घटी है, तो ये क्या आपको नहीं लग रहा कि ये किस प्रकार से एक राजनीतिक फैसला है? अरे मेरे घटने की बात नहीं, मैंने तो सीधा सवाल किया। आप तो पतली गली से निकलने की कोशिश कर, विक्रम जी आप ऐसे आदमी तो नहीं हो। इतनी दबंगाई से बोल रहे थे हम तो अपने नेता के साथ हैं, विचार के साथ हैं, तो थोड़ा बताइए तो सही। ठाकरे नाम से ही लोग हिल जाते थे, वो ठाकरे इतने दब्बू हो गए क्या, इतना डर गए कि संविधान में संशोधन किए तो उसकी प्रति तक चुनाव आयोग में जमा नहीं कर सके, लगा कुछ बिगड़ ना जाए। इतना डरा हुआ सहमा हुआ व्यक्ति कैसे शिव सैनिकों को स्वीकार हो जाएगा और जनता को स्वीकार हो जाएगा? थोड़ा समझ नहीं आया। डर कहीं नहीं है, कहीं डर नहीं है। बीजेपी ने भी बाला साहब का कंधा हाथ पकड़ करके महाराष्ट्र में पनपी थी, और अभी आज लोग अगर गद्दारी कर रहे हैं, एक तरफ कर रहे हैं, बाला साहब के विचारों को फैला रहे हैं, तो इनके पास अपने कोई विचारधारा है नहीं। एक नाथ जो भी लोग गए हैं, एक नाथ शिंदे जी जो है, इनका अपनी राजनीतिक कोई जमीन तो है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ये क्या थे कि बीजेपी ने पहले इनको चोर बताया कि भाई ये लोग चोर हैं, इनके पीछे ईडी लगाई, और ईडी लगा करके इनको लेके गए उधर, और उधर जाने के बाद कह दिया कि भाई नहीं, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये तो हिंदुवादी लोग हैं, ये तो बहुत ही शरीफ लोग हैं, असली शिव सैनिक है ये। तो ये कहीं न कहीं इसको हम यही कहेंगे कि भाई सरकार जो है अपना इसमें उसका इस्तेमाल करके सारा एजेंसियों का जो भी। विक्रम जी, मैं हनुमान जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल और करता हूं। बाला साहब के प्रति आपकी बड़ी निष्ठा है, आपको नहीं लगता है एक बाला साहब थे जिनका पद के प्रति एक तिरस्कार का भाव था, वो कभी किसी पद पर नहीं रहे सत्ता के संदर्भ में? एक उद्धव ठाकरे थे, एक मुख्यमंत्री बनने की हसरत के चक्कर में पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क करा दिया। अपने नाम के साथ पूर्व मुख्यमंत्री तो लग गया, इसके अलावा कुछ बचा नहीं। उम्मीद कर रहे थे 2019 के चुनाव में शिवसेना को मिल रही हैं 56 सीटें, भाजपा को मिल रही है 106 सीट, फिर भी चाहते हैं हमें मुख्यमंत्री बना दो। ये मुख्यमंत्री में बनने की हसरत में सरकार भी नहीं रही और अब संगठन भी नहीं रहा। क्या कहें थे? हिमांशु जी, जहां आप सीटें कम आई उसकी बात कर रहे हैं, तो शिवसेना कम सीटों पे भी लड़ी थी। और दूसरा देखिए, आपने सुना होगा पीछे कि नड्डा जी ने कहा था कि भाई हम सारे क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देंगे। देखिए, टाइम की बात है, जब बीजेपी इस तरीके से तानाशाही पे आ रही है कि भाई हम सब किसी को सबको खत्म कर देंगे, सिर्फ हम ही रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आदमी अपना भी अपने भी बचाव करेगा कहीं ना कहीं तो। और एक बीजेपी बड़ा भाई कहती थी, तो बड़े भाई को इतना बड़ा दिल तो रखना चाहिए कि छोटे भाई ने अगर 2.5 साल के लिए बोल भी दिया तो क्या हो गया? अब इन्होंने शिंदे को कैसे बना दिया? देखिए, शिंदे ने तो मांगा भी नहीं था,
वो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप आओ, आपको हम सीएम बनाएंगे, और पहले तो उसके पीछे ईडी लगाएगी, नहीं आप तो करप्ट आदमी हो, और फिर उसको सीएम बना दिया। तो आप देखिए कि सत्ता का लालच किसको है। इसमें जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके सत्ता बनाने का जो काम किया वो बीजेपी ने किया। शिवसेना ने तो उद्धव जी ने तो एक सीधे एक छोटे भाई की हैसियत से यही कहा था, भाई 2.5 साल हमें बना दो, 2.5 साल आप बन लो। तो छोटे भाई की हैसियत से शिवसेना ने ये कहा था। शिवसेना जो एक समय पे महाराष्ट्र में बड़ा भाई हुआ करती थी, ऐसी लोकप्रियता हासिल की जनता के बीच में, ऐसी साख कायम की, ऐसी प्रतिष्ठा बनाई कि वो होते होते महाराष्ट्र में ही भाजपा की छोटी भाई हो गई। कमाल है। बहरहाल मैं हनुमान जी के पास चलता हूं। उद्धव जी चिल्ला रहे हैं तानाशाही है, संजय राउत उनसे भी आ गए हैं, बोला 2000 करोड़ की डील हुई है ये पार्टी और चुनाव चिन्ह को लेकर। हनुमान जी, अगर डील से ही हो जाता है तो फिर कांग्रेस की डील भी हो रही है क्या? कांग्रेस के संदर्भ में भी उनका आरोप रहता है भाजपा का एक परिवार की बपौती है, पर आप लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक। आपकी पार्टी है, निर्वाचित अध्यक्ष है, बाकी सारी व्यवस्थाएं हैं। क्या कहती हैं आप? उद्धव ठाकरे से अपनी पार्टी संभली नहीं, या वाकई भाजपा ने शिवसेना को निपटा दिया? ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि उनसे अपनी पार्टी नहीं संभली। मैं ऐसा देखती हूँ कि हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक उसमें कई गाथाएं हैं जी। चाहे हम बाली सुग्रीव की कहानी सुन लें, चाहे हम विभीषण का संदर्भ ले लें, जी। पांडवों की अपने अधिकार की मांग में हम महाभारत का युद्ध देख लें, जयचंद को देख लें, मीर जाफर का धोखा देख लें। आधुनिक राजनीति में भी ये वही कहानी है जिसमें अपने ही घर से किसी को बेदखल कर दिया गया है, अपने ही अधिकार क्षेत्र से किसी को बाहर निकाल दिया है। पहले ना हिमांशु जी, जब हम हिंदी पिक्चर्स देखते थे तो एक ताकतवर खलनायक लोगों के ऊपर इस तरह का बेजा कब्जा करता था तो हमारी सहानुभूति उस जिन निरीह लोगों के साथ होती थी जी। लेकिन आज की कहानी ये है कि हम देख रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ लोकतंत्र के दायरे के अंदर हुआ है, इसमें मक्कारी है, इसमें शातिरपन है जी। इसमें पर कुछ ऐसा है कि दस्तावेज जो हैं वो आपके तरफ नहीं है, और ये ऐसा हुआ है। अब लोग इस तरह की धूर्तता को आज के जमाने में चाणक्य नीति कहते हैं। जी। चाणक्य भी जो होंगे तो वो परलोक में ये देखकर बहुत तरस खा रहे होंगे कि मैंने तो राजनीति सिखाई थी, लेकिन ये धूर्तता को ये मान रहे हैं, जैसा कि आपने कहा अपने विचार में कि ये अप्रिय और अमंगलकारी के बीच में घूमती हुई प्रक्रिया है। जी। कांग्रेस का इसलिए बीजेपी कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि कांग्रेस के बारे में जो भी कुछ कहा गया, आपने देखा 55 घंटे राहुल गांधी जी से पूछताछ हुई जी। 3 दिन सोनिया जी से बार बार उनको बुलाया गया, खड़गे जी से पूछताछ हुई, सबसे ज्यादा छापा पड़ा, लेकिन कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम उनके इस तरह के चंगुल में इसलिए भी नहीं आते कि पार्टी में जो भी कुछ है वो पारदर्शी है, नहीं तो आज के जमाने में बीजेपी के अपने पास सबसे ज्यादा 90% से ज्यादा चंदा, 96% चंदा उनको मिलता है, उनके पास धन बल है, सब कुछ है। तो इसी तरह से वो लोकतंत्र को पूरी तरह मिटा रहे हैं और लोग पता नहीं क्यों क्रूर हो गए हैं। मैं ये देखती हूँ कि कोई आवाज नहीं उठाता, लोग इसको बुरा भी नहीं मान रहे हैं। 8-8 जगहों जनाधार का अपमान होता है, कर्नाटक की सरकार गिरती है, मेघालय की सरकार 2 लोग होते हुए, 2 विधायक होते हुए वो बीजेपी सरकार बनाती है, गोवा की सरकार गिराती है, मध्य प्रदेश की सरकार और फिर महाराष्ट्र की सरकार। तो कुल मिला के जहां लालच है उसको दाना डालकर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के साथ बहुत बुरा खिलवाड़ कर रही है। पर मेरा ऐसा मानना है कि हर चीज का घड़ा भरता है, इनका भी घड़ा भरने को आया है, तानाशाही चल रही है, हमारे प्रतीक बदले गए हैं, हीरो बदले गए हैं, कुछ यूजफुल इडियट्स को अपनी तरफ मिलाकर कुछ बुद्धिजीवियों तक भी अपनी बात इसी तरह से बीजेपी पहुंचाती है। ये यूजफुल इडियट टर्म मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक जगह सुना है जहां पे कुछ बुद्धिमान दिखने वाले लोगों को अपनी तरफ करके लोगों को ये बताया जाता है कि देखो ये भी तो इतने ईमानदार हैं, ये भी तो बुद्धिमान है, ये भी तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी है। तो उसकी बात कर रही हूँ, तानाशाही तो है, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं। थोड़ा विषय पर भी रह लेते हैं, भावनाओं पर तो आपने काफी बोल लिया। आऊंगा जी इसके बाद मुझे आप ही के पास आना है, थोड़ा हनुमान जी से कुछ और निकल जाए तो आपको जवाब देने में बड़ी सहूलियत रहेगी, आपके पास पूरा मौका रहेगा, आप निश्चिंत रहिए। हनुमान जी थोड़ा बताइए ना कि आप वाकई उद्धव ठाकरे के साथ हैं
क्या आप ये मानती हैं कि एक पार्टी में बाकी किसी की कोई राय नहीं रहनी चाहिए, केवल सुप्रीमो के तौर पर रहनी चाहिए? सोनिया गांधी गलत करती हैं, जो 21 लोगों का समूह होता है उनसे बात करती हैं, एक CWC होती है उसके माध्यम से फैसले लेती है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे निर्वाचित होते हैं शशि थरूर के मुकाबले। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जीवन पर्यंत हम और उसको शिरोधार्य होना चाहिए, और ये संविधान संशोधन जो है चुनाव आयोग के दफ्तर में जमा भी नहीं होना चाहिए। क्या ऐसी पारदर्शी प्रक्रिया की हिमायत कांग्रेस करती है? क्या ऐसी ही राजनीतिक दल की व्यवस्था या संरचना की हिमायत अनुमाचार्य जी करती हैं, जो पूर्व सेनानी है? थोड़ा इस पर रोशनी मिले ना। भाजपा क्या कर रही है इस पर तो बात बाद में कर लेंगे, शिवसेना ने क्या किया, उद्धव ठाकरे ने क्या किया, इस पर तो कुछ बात कर लेना अपन। शिवसेना के आंतरिक मामलों पे तो मैं कोई दखल नहीं देना चाहूंगी, लेकिन शिवसेना का जो बाहरी स्वरूप है उसके ऊपर एक बात जानती हूं कि वो लोग हिंदुत्ववादी जरूर हैं, लेकिन वो कट्टर नहीं है। वो किसी के ऊपर आहत करके, उन पे प्रहार करके अपने आप को वर्चस्व नहीं दिखाना चाहते। मैंने उनको देखा है कि एक समय जब मैं खुद मुंबई में थी, मुझे ऐसा लगता था कि वो बाकी राज्य के लोगों को भगाना चाहते हैं और कहते हैं महाराष्ट्र केवल हमारा है जी। लेकिन आगे चल के मैं देखती हूँ कि वही लोग देश के लोकतंत्र के साथ हैं, सर्वधर्म के साथ हैं, और मैंने उन्हें बहुत सॉफ्ट पाया है। आपने भी देखा है, जितने 2-2.5 साल में जो सरकार उनकी थी, उस समय कोविड का मैनेजमेंट जो था, शुरुआती दौर को छोड़कर महाराष्ट्र मिसाल बना था। उनकी सरकार का लोग, जो बॉम्बे के लोग हैं, वो तारीफ करते थे। मेरी 2 बहनें रहती हैं वहां पर। तो जो हमने उनका सामने से समक्ष जो रूप देखा, उनके आंतरिक संविधान के बारे में नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे कुछ जानकारी नहीं है। जो आपने बताया उसके ऊपर मैं अपना कमेंट कर दूं, मुझे नहीं लगता कि जायज होगा। लेकिन जो उनका समक्ष जो कुछ था, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो कट्टर लोग नहीं थे, वो भारत के लोग हैं। मतलब बाला साहेब ठाकरे आपको पसंद नहीं है, पर उद्धव ठाकरे आपको बहुत पसंद है, क्योंकि बाला साहेब के मुकाबले तो कोई कट्टर नहीं। बाला साहेब वो शख्स थे, जब भाजपा का कोई नेता ये कहने के लिए तैयार नहीं था कि हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी, उस समय बाला साहेब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने डंके की चोट पे कहा शिव सैनिकों ने तोड़ी, तो मुझे इस बात पे गर्व है। तो आपसे जानना चाहता हूँ, इस कट्टरता के साथ आप नहीं है, आप उद्धव ठाकरे के साथ है, बाला साहेब आपको पसंद नहीं है। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि हमें तो बाला साहेब ही पसंद है, और इसी के कारण से हमारी उद्धव ठाकरे से लड़ाई है कि उद्धव ठाकरे ने उस विचार से, उस धारणा से, उस तौर तरीके से मुंह मोड़ लिया सत्ता की खातिर, जिस पर हम चलते आए थे, जो संस्कार हमें बाला साहेब ने दिया था। क्या कहते हैं अनुमा जी? ठीक ही कहते हैं ना एकनाथ शिंदे? उद्धव ठाकरे वैसे नहीं है जैसे बाला साहेब थे। एकनाथ शिंदे जी की बात नहीं करना चाहूंगी। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने पर्सनल व्यक्तिगत लालच के कारण अपने साथी को, अपने भाई को धोखा दे सकता है, उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। लेकिन बाला साहब ठाकरे जी, उनका और इंदिरा गांधी का एक इतिहास है। आपको भी याद है, एक समय जब उनकी सहायता की जरूरत थी, उनके विचार से साथ आने की जरूरत थी, वो इंदिरा गांधी के साथ थे, देश के साथ थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बाला साहब ठाकरे जी को पसंद नहीं करते। जो नहीं, अभी रुकेंगे अनुमा जी, वो साथ थे, आपातकाल के संदर्भ में साथ थे। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, बाला साहेब ने उसका समर्थन किया था। बाद में कांग्रेस बोलती है कि उसमें गलती हुई, माफी भी मांग ली कांग्रेस ने। तो अनुमा जी, इस पर भी रोशनी हो जाए। देखिए, उस समय आपको याद है, आप तो नहीं नकार सकते कि ललित नारायण मिश्रा जी सिटिंग रेल मंत्री थे, जिनका बम विस्फोट में दुखद निधन हुआ था जी। एक बात। दूसरी चीज, जेपी ने आह्वान किया था कि सेना और पुलिस क्रांति कर, मतलब उसे क्या बोलेंगे हम, कू कर दे, मिलिट्री कू कर दे, और सरकार की बात ना सुने। फिर उसी समय ये भी समझ में आया था, ये भी जाहिर हुआ था कि सीआईए को, जॉर्ज फर्नांडिस, क्या हम भूल जाएंगे कि उन्होंने ये कहा था कि मैं सीआईए को साथ देने के लिए तैयार हूं अगर तख्ता पलट कर दे। तो ऐसी सारी चीजें हो रही थी, उसमें संविधान के एक प्रोविजन के तहत लगाया गया। इंदिरा जी ने खुद माफी मांगी है उसकी जो ज्यादतियां हुई है उसके कारण। लेकिन उस समय देश को जिस तरह से खतरा था, अब ये ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कह रही हूँ वो किसी को मालूम नहीं है, प्रमाणित है। तो मैं इमरजेंसी की कोई वकालत नहीं कर रही हूँ, पर बता रही हूँ कि उस समय किस तरह से जो विपक्ष के लोग थे वो अमेरिका तक जाके सहायता लेने को तैयार थे, और ये सब कुछ दस्तावेजित है। तो कट्टरता का कहीं पर भी समर्थन नहीं है, और इसीलिए उद्धव ठाकरे जो कट्टर नहीं है उनके साथ रहना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे के साथ हनुमान जी ने कुल मिला के बताना चाहा। अब मैं अजीत चौहान जी के पास आता हूँ। क्या कर रहे हैं अजीत जी? आप कैसे लोग हो गए आप लोग? जिस
महाराष्ट्र में भाजपा को पुष्पित पल्लवित करने के लिए शिव सैनिकों ने इतना पसीना बहाया, उस शिवसेना को ही खत्म करने में आप आमादा हो गए। बड़ा दर्द है लोगों को, बड़ी तकलीफ है, बड़ा दुख है। क्यों करते हैं आप ऐसे? वो हद ये हो गई कि आप तो सौदा कर रहे हैं। 2000 करोड़ रुपए का सौदा कर दिया आपने। ऐसा किसी और ने नहीं, संजय राउत ने बताया पूरे देश को 2000 करोड़ का लेन देन हुआ है। वो नाम भी बताएंगे आने वाले समय में, तो थोड़ा उन पे मेहनत क्यों करें? आप ही बता दें कौन है जो 2000 करोड़ का लेन देन कर दिया अजय चौहान जी, अगर आप उचित समझे तो। हिमांशु जी, आपने सबके साथ बड़ी विस्तार से चर्चा की। मुझे भी आपको समय देना होगा और मैं देश की जनता को आपके माध्यम से, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार के माध्यम से ये बात बताना चाहूंगा कि इस चर्चा में बहुत सारी बातें हुई जी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये बातें करने वाले कितने लोगों को महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत पता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं। मैं 16 साल एक नेशनल चैनल का एंकर रह चुका हूं। मैंने हर इलेक्शन कवर की है। मैं हर तहसील में घुमा हूं। मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं। मैं लोगों से बात करता हूं। 2-3 साल से शिवसेना के अंदर और भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को नुकसान नहीं पहुंचाया। कांग्रेस और एनसीपी के पास शिवसेना का धनुष गिरवी रखा था, वो एकनाथ शिंदे जी ने छुड़ाया है। लोगों ने इसका स्वागत किया है। विक्रम सिंह जी बात कर रहे थे, मेरी बहन अनुमा आचार्य जी बात कर रही थी। उनका वायुसेना का बैकग्राउंड है। बड़े आदर के साथ मैं उनको एक बात कहूंगा कि उन्होंने चर्चा में बॉम्बे उल्लेख किया। अनुमा जी, मुंबई है, हम मुंबई में रहते हैं और देश की आर्थिक राजधानी है, तो आप मुंबई बताइएगा। आपने हम पर आरोप लगाते हुए एक नेशनल टेलीविजन पर बहुत सारी बातें कही जो आपके फायदे की है, जो आपकी अच्छी है। आपने इस देश में लोकतंत्र को खत्म किया गया इंदिरा गांधी द्वारा, उसका भी आप समर्थन कर रही है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही, जिन लोगों को महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत ही पता नहीं है, यहाँ पर क्या हुआ है, लोगों ने उसका कितना स्वागत किया है, और वो नेशनल चैनल पर आकर जब बोलते हैं तो सही में हम ये सारी चर्चा सुनकर हंसते हैं। लोग भी हंसते हैं कि क्या इन लोगों को सही में पता है हमारे साथ क्या हो रहा था, शिव सैनिकों के साथ क्या हो रहा था। एक मिनट रोकता हूं अजय चौहान जी, आपके इस दर्द और तकलीफ को देख के मेरा दिल भर आया। कितने आप भावुक तरीके से बता रहे हो, और ये कितने अज्ञानी लोग हमारे साथ बाकी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। क्या हो रहा था महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में ये हो रहा था कि एक उद्धव ठाकरे हैं, जिनके पिता बाला साहब ठाकरे की हुंकार पर पूरी भाजपा नतमस्तक होते हुए हम देखते थे। उन्होंने चाहा था कि भाई हमारा साथ इतना पुराना है, 2.5 साल का कर लो। 56 विधायक उनके पास में थे, 106 आपके पास थे। आपको बात मंजूर नहीं थी। आपको अजीत पवार के चरणों में जाकर अपनी सरकार बनाना मंजूर था। इन्होंने धनुष गिरवी रख दिया, ये आपको दिखाई दिया, पर कमल आपने अजीत पवार के चरणों में चढ़ा दिया। ये भी तो देश ने देखा था सुबह 5 बजे उनके साथ में, और 24 घंटे में उनके मुकदमे भी वापस ले लिए थे आपने, ये भी देश ने देखा था। एक तो इस पर रोशनी दीजिए। क्या इन लोग तो ना समझ है ना, बाकी पैनलिस्ट आप समझा पाएंगे, तो एक तो वो जानना है। दूसरा ये जानना है, ये 56 सदस्यों वाले उद्धव ठाकरे को आप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे, अधिकार नहीं है उनका। लेकिन 35-37 वाले एकनाथ शिंदे को आप मुख्यमंत्री बना सकते थे, ये उनका अधिकार है। तो थोड़ा रोशनी दीजिए इस कुशलता के संदर्भ में, इस रणनीति के संदर्भ में, इस उदारता के संदर्भ में। देश बड़ी बेचैनी से समझना चाह रहा है चौहान साहब आपसे दोनों विषयों पर। हिमांशु जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा बात करने। अरे पूरा समय सर, देश के सबसे बड़े ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के आप प्रवक्ता है, किसकी हिम्मत है आपको समय नहीं देगा? नहीं, मैं आपका भी दर्द बड़ा अच्छी तरीके से समझ रहा हूं, पर मैं मेरी बातें सारी विस्तार से रखूंगा। आप संपादक है, आप पत्रकार है, आपको बिल्कुल सवाल पूछने की आजादी, और मैं लोकतांत्रिक तरीके से आपके सामने यहाँ पर बैठा हूं। मैं बिल्कुल सारी चीजों का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, विक्रम सिंह जी जो बात कर रहे थे उस विषय पर हम बात करते हैं। क्या विक्रम सिंह जी को पता है कि जमीन पर काम करने वाले बाला साहब ठाकरे जी के समर्थक शिवसैनिक जो है, उनके दिल पर 2.5 साल क्या बीत रही, क्या किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, इसके लिए महाराष्ट्र की जनता ने कौन दिया था? महाराष्ट्र की जनता ये चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए महाराष्ट्र की जनता ने वोटिंग किया। सबसे पहले आपने, मेरी बहन अनुमा जी कह रही थी
चाणक्य का उल्लेख करके उन्होंने कहा कि ये बहुत बहुत गलत हुआ। हनुमान जी, इसकी शुरुआत किसने की? राजनीति में स्तर गिराना कभी भी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है और हमने नहीं गिराया। किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति का स्तर गिरा, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पीठ में खंजीर भोंपा गया, किसने भोंपा? और दूसरी बात मैं आपसे ये कह दूं कि कभी भी इतने शिवसैनिक नहीं, हनुमान जी आप मैं थोड़ा रोकूंगा अजीत चौहान जी, मैंने समय तो आपको पूरा दिया है, लेकिन आप बहुत गलत कर रहे हैं हमारे साथ। देखो, आप इन लोगों को तो पहले ही नासमझ बता चुके थे कि इन लोगों को तो कुछ जानकारी नहीं है महाराष्ट्र के संदर्भ में, पर आप उत्तर इनके सवालों के देना चाहते हैं। मैंने 2 मासूम से सवाल किए, उसमें आप जाना भी नहीं चाहते। इतनी जाति क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ में? इन 2 अज्ञानी लोगों को जो आपने करार दिया, हनुमान जी को कोई जानकारी नहीं है, इन्हें तो बॉम्बे और मुंबई की भी जानकारी नहीं, विक्रम जी को भी कोई जानकारी नहीं, पर हमने तो 2 सवाल किए थे आपसे। एक कि 56 सदस्यीय विधायक दल के नेता उद्धव ठाकरे को आप इस लायक नहीं समझे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसलिए नहीं बनाया जाए क्योंकि प्रदेश की जनता ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया था। पर ये एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रदेश की जनता ने कब वोट कर दिया, हमें पता नहीं चला। तो एक तो आपसे अजीत चौहान जी ये जानना है, इस पर आप कुछ नहीं कह रहे। दूसरा ये कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रदेश की जनता ने कब वोट किया था, ये भी हम जानना चाहते हैं। तो सुबह 5 बजे उनकी शपथ कराई थी। दोनों विषय के संदर्भ में बताइए ना, ऐसे भी क्या नाराजगी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता ही रहा हूं। आप सुन लीजिए सर, आप सुन लीजिए। किसी भी पार्टी के चुने हुए लोग अगर एकनाथ शिंदे जी के पीछे इतनी बड़ी संख्या में गए, शिवसेना में बड़ा असंतोष था। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ शिवसेना के नेता, शिवसैनिक और महाराष्ट्र की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और आपने ये कहा, आज संजय राउत जी ने कहा 1000 करोड़ 2000 करोड़, वो तो वैसे ही मतलब रोज सुबह 9 बजे आकर के मीडिया के सामने जो बातें करते हैं, वो उस पे लोगों का बिल्कुल विश्वास नहीं है, वो तथ्यहीन बातें हैं, ये भी आपको पता है। और राजनीति का जवाब राजनीति से दिया जाता है। आप ये बात समझिए हिमांशु जी कि सबसे पहले धोखा किसके साथ हुआ? उद्धव ठाकरे जी अपनी इस हालत के लिए खुद जिम्मेदार है। किसी भी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो इन लोगों को नहीं कहा कि भैया आप बगावत करो। हमने तो नहीं कहा इन लोगों को कि आपके नेता को छोड़ दो। कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी अपने लोगों को अगर संभाल नहीं सकती है तो उसको, राजनीति में देखिए ये बात यह है कि आप आपके लोगों को नहीं संभाल सकते तो आपको दूसरों पर आरोप करने में आप नहीं कर सकते। ये कई कमाल की बात अजीत चौहान ने, ये जो बाकी विपक्षी दल इस बात पे विलाप करते हैं कि इतने खरीद लिए, इतने में खरीद लिए, इतने में खरीद लिए, चौहान साहब कह रहे हैं खरीदा तो तब गया ना जब सामने वाला बिकने के लिए तैयार हुआ। सीधी सी बात है। इन दलों के नेता अपनी निष्ठाओं को बदलने के लिए इतने बेचैन क्यों रहते हैं? दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अजीत चौहान जी ने कह दी वो ये है कि कुल मिला के उद्धव ठाकरे ने हमारे साथ धोखा किया। उस धोखे का सबक हमने सिखा दिया। दाएं से कहा या बाएं से कहा, लेकिन अजीत चौहान की बातचीत का मर्म इतना ही था कि एक संयुक्त गठबंधन चुनाव में उतरा था, एक जनादेश मिला था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास शिवसेना के मुकाबले तकरीबन दुगनी सीटें थी, फिर भी एक गैर जायज मांग कि हमें मुख्यमंत्री बनाओ। इसके चलते यह सारा विवाद हुआ और जिसने ऐसा किया और विरोधियों के साथ में सत्ता में साझेदारी की, उसको सबक सिखा दिया गया। अब मेरे साथ में सलीम सारंग जी हैं। सलीम जी, अब आपका काम शुरू होता है। क्या आप मानते हैं कि ये एक सबक है भारतीय राजनीति में? तात्कालिक लाभ के लिए जब आप ऐसी चाल चलते हैं तो एक बड़े नुकसान का आपको सामना करना पड़ता है, जैसा उद्धव ठाकरे को करना पड़ा। उनके हिस्से में आ तो गया पूर्व मुख्यमंत्री, पर ना बाला साहेब ठाकरे की विरासत रही, ना सरकार रही, ना पार्टी रही, ना शिवसेना भवन रहेगा, ना मातोश्री रहेगी। रह जाएगा तो केवल एक उद्धव ठाकरे, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। क्या कहते हैं आप, सबक है बाकी के लिए? सबक में अगर इसको आप देखेंगे, उद्धव साहब से शिवसेना ले ली गई, उद्धव साहब से तीर कमान ले लिया गया, लेकिन उद्धव साहब से बाला साहब ठाकरे कैसा लेंगे ये लोग? उनके पीछे जो बाला साहब ठाकरे है उसका राइट किसके पास है, वो कैसा लेंगे? अब रही बात, संजय राउत जी ने कहा कि 2000 करोड़ लिया गया है, अब उसमें कितनी सच्चाई है? लेकिन सबसे हाईएस्ट बैलेंस शीट बीजेपी की है।
आज 8 साल की राजनीति में इतनी बड़ी बैलेंस शीट उन्होंने बनाया, तो इससे समझ में आती है कि बीजेपी की राजनीति बहुत अच्छी है। कांग्रेस ने इतने सालों में वैसा कुछ काम नहीं किया कि इतनी उन्होंने बैलेंस शीट नहीं बना पाई मजबूत, जो बीजेपी ने बना गई। अब इसमें एक चीज आप देखेंगे, अगर एक एमएलए और एमपी पे अगर पार्टी को डिसाइड होती है, अगर पार्टी एमपी और एमएलए से काउंट होती है, तो कल के दिन तो एमएनएस का जो एक आमदार चुन के, एक एमएलए चुन के है, वो बोलेगा एमएनएस तो मेरी पार्टी हो गई, कल के दिन वो क्लेम कर देगा। ये किस तरीके की कहाँ जा रही है इलेक्शन कमीशन इस चीज को लेकर? इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब दे कि 4 लाख एफिडेविट जो कि उद्धव साहब ने जमा की थी, जिसके ऊपर शिंदे जी ने कहा था कि ये बोगस है, शिंदे जी ने 2 लाख एफिडेविट जमा की थी, उस एफिडेविट का क्या हुआ? उसकी जांच हुई कि नहीं हुई? उसकी बिना जांच हुए डिसीजन आ चलिए गया। एक बात पूछता हूं, ये चुनाव आयोग को आप भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये मसला चुनाव आयोग तक नहीं था, सुप्रीम कोर्ट तक भी था। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी कार्रवाई को रुकवाने की भी कोशिश उद्धव ठाकरे जी ने की थी। हर मसले पर रोकने की कोशिश उद्धव ठाकरे साहब कर रहे हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को आदेश दिया और रोक हटा दी। कोई रोक नहीं, चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई करे। अगर वाकई इतना गंभीर मसला है, चुनाव आयोग तानाशाही सरकार के कहने पर काम कर रहा है, तो उम्मीद है ना आपको कि सर्वोच्च न्यायालय में उद्धव ठाकरे जीत जाएंगे, या अगर उच्चतम न्यायालय भी इस फैसले के साथ रहा तो क्या कहेंगे? उच्चतम न्यायालय भी तानाशाही का शिकार हो गया। नहीं, इसमें आपको रोकना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय अगर इस बात को डिसीजन आ जाती है कि 13 आमदार जो ये लोग गए वो डिस्क्वालीफाइड होती है, अगर वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते तब भी इलेक्शन कमीशन का यही रहेगा ऑर्डर की शिवसेना एकनाथ। तो सलीम साहब उलझे हुए हैं, उन्हें चुनाव आयोग के संदर्भ में ही लग रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो तो अजीत चौहान साहब ने की। शुरुआत किसने की? धोखे की। वो जब धोखा दिया है तो धोखे की सजा तो भुगतनी होगी। उद्धव ठाकरे धोखे की सजा भुगत रहे हैं। डर लग रहा है विक्रम जी भविष्य को लेकर? नहीं लग रहा? नहीं, इसमें धोखा कहाँ है? इसमें हिमांशु जी धोखा कहाँ है जी भाई? ये कहा गया था कि भाई 2.5 साल हम बनेंगे, इसमें धोखा क्या हो गया? कौन से मंच से कहा गया था विक्रम जी? ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है। आप अभी भी कह रहे हैं कहा गया था 2.5 साल के आप बनेंगे। हम आज तक उस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं जिसमें अमित शाह ये बोल रहे हैं कि देखिए हमारे साझा गठबंधन को वोट दीजिए, 2.5 साल भाजपा का और 2.5 साल शिवसेना का। एक आदमी है जिसका नाम उद्धव ठाकरे है, वो बोलता है मुझे कहा गया था। जरा बताओ तो सही, आप कोई दूसरा व्यक्ति मिला आपको? कोई वीडियो मिला, कोई ऑडियो क्लिप जिसके माध्यम से हमें भी पता चले ये कितनी वादा फरामोश पार्टी है? हम पूछें माननीय अजीत चौहान जी से कि कैसे लोग हो आप, वादा करते हो तोड़ देते हो? बताइए ना विक्रम जी, अगर हो तो यही चलवा दीजिए, पूरा देश जानेगा। हिमांशु जी ये बात बिल्कुल आपकी मीडिया के माध्यम से, उद्धव जी ने भी कई बार इसको क्लियर किया है कि इस चीज पे बात हुई थी, अमित शाह जी के साथ बैठ करके ये बात हुई थी। अरे अब आप फिर वापस वही बात है, एक उद्धव ठाकरे के अलावा कोई नहीं बोलता कि ये बात हुई थी। यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। दूसरा, ये इस बात के मायने तो तभी थे ना कि जनता के बीच जाते, जनसभा को संबोधित करते, जनसभा में ये वायदा करते कि आप भाजपा और शिवसेना को वोट दीजिए, 2.5 साल भाजपा का रहेगा, 2.5 साल शिवसेना का रहेगा, तो यकीन होता। आपको नहीं लगता है उद्धव ठाकरे जी ने रात में सपना देख लिया और उसी को हकीकत मान लिया? जनता ने कहीं विरोध भी तो नहीं किया, लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र की जनता ने इस चीज को उसको वोट दिया था, लेकिन आज भी ये बाला साहब के चेहरे को लगा के घूम रहे हैं जी। पहले भी शिवसेना ने 2014 में भी अलग अलग चुनाव लड़ा था, तो क्या वो शिवसेना की सीट इनकी वजह से आई थी क्या? और अगर ऐसा कहे तो आज फिर ये क्यों बाला साहब का चेहरे को इस्तेमाल कर रहे हैं? ये करेंगे नहीं नहीं हम बाला साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इनकी विचारधारा कौन सी है? ये अपनी विचारधारा बढ़ाएं जरा। इनको बाला साहब की अगर इतनी चिंता थी तो उनके घर को उनके बेटे के साथ ही धोखा करेंगे? भाई एक आदमी के ऊपर ही आरोप लगाते हैं कि ये आदमी करप्ट है, जैसे अजीत पवार पे भी लगाया था इन्होंने, और शिंदे इसके ऊपर, एकनाथ शिंदे के ऊपर भी लगाया। और आप तो क्या है बात बड़ी अजीब सी कर रहे हो। हम बाला साहेब की इज्जत का संदर्भ में कोई सवाल करना नहीं चाहते, आप बार बार बता रहे हैं ये बाला साहब के बेटे के साथ ऐसा करेंगे। बाला साहब के बेटे स्वयं बाला साहब के खिलाफ बगावत कर चुके थे। बाला साहब के परिवार में इतनी फूट हो रखी है, स्मिता ठाकरे अलग है, उद्धव ठाकरे अलग हैं, जयदेव ठाकरे अलग हैं, तो क्या कह रहे हैं आप माननीय विक्रम जी?
और विभाजन की बात करनी है तो लोग तो राज ठाकरे को उत्तराधिकारी मानते थे, उद्धव ठाकरे को बिठा दिया, तब से शिवसेना का क्या हाल हुआ ये भी देश देख रहा है। क्या कहेंगे आप? सारा दोष अजीत चौहान जी का, सारा दोष भारतीय जनता पार्टी का। अगर दोष नहीं है तो केवल दो लोगों का, एक शिवसेना पार्टी का कोई दोष नहीं, एक उद्धव ठाकरे का कोई दोष नहीं। सच में नहीं, दोष कहाँ है? हिमांशु जी मुझे एक चीज बताइए, मेरे से सवाल है ना, मेरे से। हाँ, बिल्कुल आपसे सवाल है। शिवसेना का जवाब मैं हनुमान जी से थोड़ी उम्मीद करूँ। हनुमान जी तो पहले कहते भाई उनके संविधान के विषय में मुझसे बात मत करो। मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जिस दिन ये सरकार बनी जी, अगर ये लोग उसी दिन विरोध करते तो हम मानते कि भी इनकी विचारधारा जो है ना अलग है जी। ये 2.5 साल तक मंत्री बने बैठे थे, सारे काम कर रहे थे, तब इनको याद नहीं आया जी। अब इनको कौन सा इनके दिमाग में वो जाग गया कि भाई ये अचानक उधर चले गए। अब ऐसा क्या हो गया? और यही भाजपा इनको करप्ट बता रही थी, करप्ट को सीएम बना दिया, तो क्या ये तो सबसे बड़ा धोखा है देश के साथ। और इसकी जांच कौन करेगा? मुझे ये बताइए, इसके ऊपर मतलब कौन इसका फैसला लेगा? विक्रम जी इसी में उलझे रहेंगे। इसका फैसला कौन करेगा? फैसला तो हो लिया, कुछ भी नहीं रहा आपके पास। पहले सरकार नहीं रही, अब पार्टी नहीं रही, अब सिंबल नहीं रहा। अब लोग तो चिंता ये कर रहे हैं कि वो 139 करोड़ की एफडी है, उसका क्या होगा? 114 करोड़ कहीं और डला हुआ है, उसका क्या होगा? 82 से ज्यादा जिला कार्यालय, उप कार्यालय और मुख्यालय, उनका क्या होगा? तो अजीत चौहान जी से पहले पूछ लेता, फिर हनुमान जी के पास आऊंगा। इस सब का क्या होगा? इनका भी कुछ आपने रोड मैप तय किया क्या अजीत जी? इन सब का कैसे कैसे क्या क्या करना है? देखिए, जहां तक मेरी पार्टी का मुझसे आप पूछेंगे, इसमें एकनाथ शिंदे जी का ये विषय है, ये उस पर बात शिवसेना के जो प्रवक्ता है ये उस पर अच्छी तरीके से बात कर सकते कि आगे क्या होगा। पर मैं ये बता दूं इनको, विक्रम सिंह जी को, कि इन्होंने ये कहा कि भैया 2.5 साल बैठ करके क्या कर रहे थे। अरे जब बैठना ही नहीं था, जबरदस्ती बिठाया गया। जिस रात ये बात हुई कि उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, विक्रम सिंह जी आपको शायद पता नहीं होगा, मैं उसी जगह में उपस्थित था। मुझे ये बात पता है, जब उद्धव ठाकरे जी बनने को तैयार नहीं थे सीएम, उनको किस तरीके से सीएम बनाया गया, उनको किसको सीएम बनाना था, क्या थी, इस सबके पीछे कौन था, और इसलिए ये लोग परेशान हो गए 2.5 साल। आप आए दिन किसी पर भी मुकदमा डालकर उसको जेल में बंद कर देते थे। दाऊद इब्राहिम जैसे देश का दुश्मन जो है, उसके साथ संबंध रखने वाले मंत्री आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष एनसीपी के, जिनके साथ बैठना पड़ता था, बहुत ही ज्यादा लोगों से आलोचना होने से परेशान हो गए थे ये सारे लोग। अजीत चौहान जी, अब आप कहां ले जा रहे हो? अब इसमें मैंने आपसे सवाल किया था, आपके नाम राशि हैं अजीत पवार, उनको देवेंद्र फडणवीस जेल भेजने वाले थे। बाद में पता चला वो तो राजभवन में साथ में शपथ करा रहे हैं, और जिन आरोपों में जेल भेजने वाले तो उसमें क्लीन चिट 24 घंटे के अंदर दे रहे हैं। थोड़ा उस पर भी रोशनी दे दीजिए। अगर इतना ही कटघरे में आपको विक्रम सिंह और उनकी पार्टी को खड़ा करना है तो थोड़ा नैतिक बल आपका भी दिखे ना इस मसले पर। बताएंगे अजीत पवार को जेल भेज रहे थे देवेंद्र फडणवीस? जी चौहान जी, आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया। मेरा सवाल यह है, आसानी से समझ जाएंगे सर, दोबारा से कहता हूं कि अजीत पवार को भ्रष्टाचार के मामलों में जेल भेजूंगा, ऐसा सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था। उस समय वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आजकल उप मुख्यमंत्री हैं। बाद में पता चला जेल भेजने की जगह पर देवेंद्र फडणवीस तो उनको राजभवन ले गए और अपने साथ में उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। और इतना ही नहीं किया, 24 घंटे के अंदर एसीबी से क्लीन चिट भी करवा दी, उनके विषयों को खात्मा भी लगवा दिया। उसके संदर्भ में कुछ कहें क्या? नहीं, बिल्कुल कहेंगे। अभी भी इस विषय पर अजीत पवार जी की इंक्वायरी चल रही है। और सुधांशु जी, आपको ये बात मैं बिल्कुल कह दूं कि ये लोग एनसीपी के साथ थे, ये भी तो इतना बड़ा बयानबाजी करते थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी भर शरद पवार जी को गालियां दी, जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष किया, जिन्होंने कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। बाला साहब ने पूरी जिंदगी भर कांग्रेस के साथ संघर्ष किया, उनकी पूरी राजनीति ही कांग्रेस और एनसीपी के विचारों के खिलाफ थी। और आम शिवसैनिकों को यही बात रास में नहीं आई कि भैया ये लोग कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर के सरकार में बैठ गए। दूसरी बात, आप बिल्कुल ये बार बार इस पर ये कह रहे हैं हिमांशु जी की
अजित पवार का क्या, अजित पवार का क्या, अजित पवार का क्या। ये पिछले 2.5 साल अजित दादा इनके साथ में सरकार में बैठे थे। अजित दादा की इंक्वायरी अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है, वो इंक्वायरी बंद नहीं हुई है, ये जानकारी आपको बता दूं। कब तक चलेगी ये इंक्वायरी, थोड़ा ये भी बता दो आप साथ में। हाँ तो जेल भेजने वाले थे, क्या हो गया, अभी तक जेल नहीं भेज पाए? नहीं, ये थोड़ा सा ज्यादा और ये करके सवाल आप इनसे भी पूछिए कि जिनके साथ पूरी जिंदगी भर आपने संघर्ष किया, भैया उनके साथ क्यों बैठ गए आप सत्ता में? अब मैं उनसे कैसे सवाल करूं, वो मुझसे सवाल करते सर, लड़ते तो ये भी थे, ये जेल भेजने वाले थे, ये अपने साथ में उप मुख्यमंत्री बना लिए, तो आप कुछ नहीं पूछते, हमारे से पूछ रहे हो। हमने कहा पहले अजीत चौहान जी क्या है, कुशल हैं, हमारे पूर्व पत्रकार भी हैं, तो वो ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। आप बता तो दो ना थोड़ा सा, क्यों किए थे आप ऐसा? का हो, वो लवासा का हो, उस पर अभी भी इंक्वायरी चल रही है। हाल ही फिलहाल में लवासा पर किस तरीके से दिल्ली से, यह है कमाल अजीत चौहान जी का। मसला था जल संसाधन विभाग में घोटाले का, जिसके अंतर्गत खात्मा लग गया 24 घंटे में। तो हमें माननीय अजीत चौहान जी ये बता रहे हैं उसमें खात्मा लगाना, लवासा की जांच अभी चल रही है, इंतजार करेंगे उसकी जांच के संदर्भ में। पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हनुमा जी के पास में आते हैं। हनुमा जी आपसे समझना चाहते हैं, क्या शरद पवार की सलाह पर उद्धव ठाकरे को विचार करना चाहिए? शरद पवार का कहना है खेल खत्म है, आगे बढ़ो, नया संगठन गढ़ो, नया चुनाव चिन्ह लो, नए सिरे से व्यवस्था बनाओ, जनता का समर्थन हासिल करो और जनता के समर्थन से अपने आप को साबित करो। क्या आपको लगता है देश की राजनीति के सबसे वरिष्ठतम राजनीतिज्ञों में शुमार शरद पवार की सलाह पर सम्मान्य उद्धव ठाकरे जी को विचार करना चाहिए? हिमांशु जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में जो चीज हम बदल नहीं सकते ना, उसको फिर स्वीकार कर लेने में कोई बुराई नहीं है, उसमें ज्यादा ऊर्जा की अब लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, अल्टीमेटली जाके वही होगा जो इस समय समर्थ को नहीं दोष गुसाई, वही होने वाला है। तो इसलिए हमें जब मालूम है कि हमारी पूरी ऊर्जा एक नकारात्मक तरीके से चली जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि एक अयोग्य व्यक्ति अपने लालच के कारण अपने भाई को धोखा देता है और उसे फिर सर्वोच्च पद मिल जाता है। तो ये जो कमजोरी है ना, ये कमजोरी जो सत्ता की कमजोरी है, यही इन्हें ले डूबेगी, आज नहीं तो कल सारी जनता उबेगी। अनुमा जी, मैं थोड़ा आपके तर्क के साथ में असहमति रखते हुए सवाल करना चाहता हूं। एक अयोग्य व्यक्ति, तो उद्धव ठाकरे कौन से योग्य थे? मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए अपने विधायकों को साथ नहीं रख पाए। आदमी विपक्ष में रहता है, नहीं रख पाता है तो समझ में आता है। उद्धव ठाकरे, जिसके नाम के साथ ठाकरे लगा हुआ, अपने आप में एक चुंबक है, ये एक आकर्षण है। बाला साहब ठाकरे के जिक्र मात्र से कई लोगों के बदन में रक्त का दौरा बढ़ जाता है। इस नाम में इतना इकबाल है। उस नाम को अपने साथ जोड़े रखने वाला शख्स उस विचार से जुड़े हुए लोगों को अपने साथ नहीं रख पाया। तो अयोग्य कौन हुआ, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे? आपका सवाल सही है, लेकिन आप ये समझिए कि जब कोई धोखेबाजी होती है और वो इस तरह से होती है कि आप उसको आप पता न लगा, ऐसा कई बार होता है। ऐसा हमारी हिंदुस्तान के इतिहास में कई बार हुआ है। अनुमा जी, आप राजनीतिक के बाद में हैं, फौजी पहले रही हैं, आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं है मेरी। उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री थे। राज्य के मुख्यमंत्री के स्तर पर प्रशासनिक दक्षता के आधार पर तो उम्मीद ये रहती है कि दूसरी पार्टी भी क्या कर रही है उसमें घटने से पहले आपको पता होता है। ये प्रशासनिक नियंत्रण दिखता है। और ऐसी मिसालें हैं अर्जुन सिंह के संदर्भ में, शरद पवार के संदर्भ में, आपकी पार्टी में एक से एक रहे हैं, बंसीलाल जी के संदर्भ में। मानिए ना, उद्धव ठाकरे चूक गए। अच्छे फोटोग्राफर हो सकते हैं, अच्छे इंसान भी हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं अच्छे राजनीतिज्ञ के तौर पर अपने आप को साबित करने में चूक गए। क्या कहते हैं? दिक्कत ये है ना हिमांशु जी, दिक्कत ये है हिमांशु जी कि हम आजकल अच्छा राजनीतिक यानी कि घाघ और धूर्त को हम अच्छा मानने लगे हैं। बस यही हमारे अपने चीजों में, अपने संस्कारों में ये परिवर्तन आ गया है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भाई राजनीति आपको आना चाहिए। आप केवल उसमें इतने ऐसे नहीं हो सकते कि आप सचेत नहीं है और आपके साथ धोखा हो जाए, नहीं होना चाहिए। आपकी बात से सहमत हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं घाघ और धूर्त को अच्छा
नहीं कह पाऊंगी। भारतीय जनता पार्टी का एक हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि जिस भी पार्टी के साथ आती है उस पार्टी को अजगर की तरह लील जाती है। भला हुआ कि जनता दल यूनाइटेड के लोग संभल गए, नहीं तो त्रिपुरा में थी मैं अभी थोड़े समय पहले, आईपीएफटी नाम की ट्राइबल पार्टी जो उनके साथ गई और उनमें ही लील ली गई। केवल 5 सीट। अच्छा अनुमा जी, इस पे भी एक सवाल कर लेता हूँ। अजीत चौहान जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल कर लेता हूँ। भाजपा जिसके साथ जुड़ती है उसे लील जाती है, और कांग्रेस जिसके साथ जुड़ती है वो कांग्रेस को लील जाता है। कौन सा फार्मूला ज्यादा ठीक है? थोड़ा इसमें भी बता ही दीजिए ना, क्या कमी रह जाए चर्चा में, सारे आयाम पे आज बात हो ही जाए। मुझसे ही पूछ रहे हैं आप? ये तो आप ही से सवाल है। अब कांग्रेस को लोग लील जाते हैं, उदाहरण सहित देखते जाइए, चाहे आप साउथ के संदर्भ में देखें, चाहे नॉर्थ इंडिया के संदर्भ में, और दौर छोड़िए, महाराष्ट्र के संदर्भ में देख लीजिए। कांग्रेस से निकली थी एनसीपी, आज एनसीपी बड़ी स्थिति में है, कांग्रेस उससे छोटी स्थिति में है। बिहार में देख लीजिए क्या हालत हो गई कांग्रेस की, तमिलनाडु में देख लीजिए क्या हालत हो गई कांग्रेस की। तो उदाहरण जितने भी जगह देखता हूं तो यह समझ में आता है कि जब गठबंधन बनता है तो कांग्रेस सिकुड़ती जाती है और सहयोगी दल विस्तार लेता जाता है। भाजपा के संदर्भ में आप उदाहरण से समझाने की स्थिति में, भाजपा जिनसे जुड़ती है तो भाजपा बढ़ती जाती है, सहयोगी सिकुड़ता जाता है। तो फार्मूला कौन सा ठीक रहेगा, कांग्रेस का या भाजपा का, जिन्हें राजनीति करनी है? आपका सवाल बहुत ही सही है और मुझे इस बारे में कोई बात इधर उधर नहीं करनी है। आपने सीधा सवाल पूछा है, सीधा जवाब ये है कि हाँ, कांग्रेस ने हमेशा क्षेत्रीय पार्टियों के सामने कांग्रेस ने उनको जगह दी, कभी भी उनको लीलने की कोशिश नहीं की और उसका हाँ खामियाजा ही हुआ है। तो आपका कहना सही है, हम इस पे भी काम कर रहे हैं और मैं समझ रही हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अलग अलग राज्यों में कांग्रेस और भी ज्यादा मजबूत हुई है। एक जो वापस रिवाइवल की बात है। और एक चीज और देखिएगा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एक जनरेशन जो जनरेशन उसे खड़ा करती है, उसके बाद आपको उसमें इस वक्त आज का सिनेरियो देखिए, आप बीएसपी देख लीजिए या तृणमूल कांग्रेस देख लीजिए, जो लोग हैं वो उतने प्रभावी नहीं है। तो उस लीडर के जाने के बाद वो पार्टी किसी न किसी की तरफ जाएगी ही। कांग्रेस ने हमेशा सबको स्वायत्तता दी है, अपनी अपनी ऑटोनॉमी दी है, लेकिन हाँ अब एक समय है कि जब हमें सोचना पड़ेगा, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कि हम, पर हाँ फिर भी हम लीलने की राजनीति नहीं करेंगे। अनुमा जी उलझन में है, गठबंधन की मर्यादा है, इसलिए उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोल नहीं सकती। अपनी पार्टी के संदर्भ में तो सत्य है, लेकिन एक सीमा से ज्यादा उस पर भी टिप्पणी कर नहीं सकती। उनकी इस मर्यादा का सम्मान करते हुए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले अजीत चौहान जी के हस्तक्षेप को सुनते हैं। अजीत जी, सारा कुछ तो आपके अनुसार ही काम है, बचा क्या आपको कहने के लिए, फिर भी बता ही दीजिए। हम तो आपकी प्रशंसा में जो भी कहते कमी है। नहीं मांशु जी, हनुमा जी ने कहा तो मैं उनको याद दिला दूं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, एक दिन में 9 सरकारें बर्खास्त करने वाली पार्टी है। और राजनीति जो है वो जिस तरीके से समय मिले उस तरीके से नहीं की जाती। छुट्टियां मनाते मनाते राजनीति नहीं की जाती। राजनीति बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है, सीरियस विषय है। आज भी महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जी से परेशान है कांग्रेसी। हमें हमारे दोस्त मिलते हैं, वो पूछते नहीं कांग्रेसी है, कांग्रेस। इसमें क्या शक की बात है अजीत चौहान जी? कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष परेशान है, आपकी पार्टी में उप मुख्यमंत्री परेशान है, इससे ज्यादा अपमानपूर्ण कुछ हो सकता है क्या? जिस देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के ऐलान के साथ चुनाव मैदान में गए थे, वो देवेंद्र फडणवीस जो 106 भाजपा विधायकों के नेता हैं, एक 40 सदस्यीय गुट के नेता के अधीन काम करने के लिए विवश हैं। इतना अपमान, ऐसी शर्मनाक परिस्थिति, उस दर्द, उस तकलीफ का भी तो कुछ अंदाजा लीजिए। कब तक शिव सैनिकों के दुख को, कब तक कांग्रेसियों के दुख को ही आप जानते रहेंगे? थोड़ा बहुत अपनी पार्टी के लोगों की भी तो चिंता कीजिए। हाँ अजीत जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, हमारे साथ जो धोखा हुआ, एक राजनीति का जवाब हम दे रहे हैं। हमारी पार्टी अनुशासन का पालन करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जिस स्थिति में भी अपने नेता का दुख तकलीफ अनुशासन के नाम पर और दूसरों के संदर्भ में सब कुछ विचार के नाम पर, अद्भुत है अजीत जी आप। बहरहाल आपकी बात का सम्मान। मैं वापस आता हूं सलीम जी के पास में, और सलीम जी आपसे जानना चाहूंगा, अभी भी हमें उद्धव ठाकरे जी से कोई उम्मीद रखनी चाहिए, या कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे एक अच्छा इंसान, एक विफल राजनीतिज्ञ,
इतिहास के पन्नों में लिखे जाने की तैयारी हो चुकी है, या अभी भी कोई उम्मीद आपकी बाकी है? नहीं, अगर आप इतिहास की बात करते हो तो जी। कांग्रेस को 1969 और 1977 के साथ कांग्रेस बहुत बड़ी ताकत बन के उभर के आई। अगर कांग्रेस को देखोगे 1977 के बाद बहुत बड़ी ताकत बन के उभर के आई है। तो ये जैसे शरद पवार जी ने कहा उद्धव साहब को कि अभी मूव ऑन, आगे बढ़िए, अब जो होना था जो हो गया वो अभी किस्मत के भी हाथ में नहीं है, वो कहीं ना कहीं बड़ी ताकतों के हाथ में है। इनको अभी अपना नया सिंबल के साथ करना है। और शिवसैनिक, जो सच्चे शिवसैनिक होते हैं ना, अगर आप शिवसैनिक को देखोगे वो हमेशा से बाला साहब ठाकरे की राजनीति को माने हैं। तो बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लोग अलग कर नहीं पाएंगे। जब भी इलेक्शन होगा लोगों को सच्चाई दिख जाएगी कि लोग शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ है कि एकनाथ शिंदे साहब के साथ। सलीम साहब, थोड़ा मैं आंकड़ों पे बात करता हूं। ये इतना उद्धव ठाकरे, इतनी शिवसेना आप बात कर रहे हैं, 90 में गठबंधन होता है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का। 183 सीटों पर चुनाव लड़ती है शिवसेना, 104 पर लड़ती है भाजपा। शिवसेना 52 सीटें जीतती है 183 पर लड़ने के बाद, और भाजपा 104 सीटें लड़ती है, 42 सीटें जीतती है। और ये कहानी बनते बनते जब 2014 में आती है, वैसे 2009 का भी आंकड़ा मेरे पास में है, 160 सीटों पर लड़ी शिवसेना, 119 सीटों पर लड़ी भाजपा। नतीजा क्या आया? 160 सीटों पर लड़ने वाली शिवसेना मात्र 45 सीटें जीतती है, और उससे तकरीबन 41 सीटें कम लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी 46 सीटें जीतती है, उससे ज्यादा। 2014 में गलतफहमी हो गई दोनों पार्टियों का, हमारा अपना अपना वजूद है, हम बड़े भाई हैं शिवसेना को। 282 सीटों पर लड़ी शिवसेना अपने दम पर, भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी 260 सीटें, शिवसेना की आई 63 सीट, भारतीय जनता पार्टी ने जीती 122 सीट, दुगने के करीब। यह है महाराष्ट्र की जनता किसके साथ। और 2019 में भी 126 सीटों पर लड़ी थी शिवसेना गठबंधन में, 164 सीटों पर लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, 106 सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी ने। शिवसेना के हिस्से में आई है 56 सीट, वोट सब दिखा रहे हैं, ठाकरे नाम रह गया और जनता ने भाजपा का साथ पकड़ लिया। फिर भी आप कह रहे हैं कांग्रेस को देखिए, 69 देखिए, 77 देखिए, वो इंदिरा गांधी थी, यहाँ उद्धव ठाकरे की बात हो रही है। अंतर है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, एक संगठन है, एक विचार है। ये शिवसेना है जिसमें केवल एक नाम है, बाला साहेब ठाकरे। उस ठाकरे के साथ, उस तेवर के साथ उद्धव ठाकरे दिखाई नहीं देते। क्या आप नहीं मानते हैं कि यही संकट है, यही परेशानी है, यही दिक्कत है? नहीं, ये आपके सवालों में आपका जवाब छुपा हुआ है जी। अगर आप इस आपके सवाल को प्रॉपर बराबर से देखोगे तो इसमें देखिए ना, जवाब ये आता है कि जो भी बीजेपी के साथ जाता है बीजेपी उसको खत्म कर देती है। कोई भी पार्टी उनके साथ हो उनको बीजेपी पूरी तरह से खत्म कर देती है। आप अगर देखोगे अभी जनता, नीतीश बाबू उनको छोड़ के भाग गए, रीजन ये था भागने का कि उनको लगा कि मेरी पार्टी खत्म ना हो जाए। अब रही बात उद्धव साहब की बात, तो अगर आप उद्धव साहब की आज बात कर रहे हो तो पिछली सरकार में जब बीजेपी और शिवसेना साथ में थी तो एकनाथ शिंदे ने मंच में आके बोला था मेरा रेजिग्नेशन लीजिए, ये बीजेपी हमको खत्म कर रही है। ये एकनाथ शिंदे के बोल है। अगर आप देखेंगे एकनाथ शिंदे खुद बोले पिछली बार कि बीजेपी हमको खत्म कर रही है। अब 4 सालों के बाद शिंदे साहब ने अलग टून में अभी बात करना शुरू की है। तो आने वाले समय में उम्मीद कर रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं, किसी भी दिन एकनाथ शिंदे का हृदय परिवर्तन होगा, बाला साहेब के विचारों के साथ वो भाजपा में समाहित हो जाएंगे। सहायक नदियां हैं, मिल जाएंगी गंगा में, किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? नहीं, अगर बात हिंदुत्व की करते हैं वो एकनाथ शिंदे साहब, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है अब्दुल सत्तार जाके वहां कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वहां जाके। अब्दुल सत्तार भी तो गए हैं ना उनके साथ में हिंदुत्व की बात बढ़ाने के लिए। अगर आप देखेंगे हिंदुत्व की बात अब वो वही काम कर रहे हैं जो मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा में रहकर करते हैं, इसमें उलझन की क्या बात है? बहरहाल हम बातचीत को अब निर्णायक मोड़ पर लाते हैं
और आखिरी टिप्पणी के लिए एक बार फिर अजीत चौहान जी के पास चलते हैं। अजीत जी, अब आपसे जानना चाहते हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे से छिन गई, शिवसेना छिन के एकनाथ शिंदे के पास आ गई। ये एकनाथ शिंदे के पास आप कितने दिन रहने देने वाले हैं, ये जानने में हम सबकी बड़ी दिलचस्पी है। इस पर थोड़ी रोशनी दीजिए ना अजीत चौहान जी। कब तक एकनाथ शिंदे शिवसेना के मालिक रहेंगे? कब भारतीय जनता पार्टी में विलय के संदर्भ में आप कॉन्फ्रेंस करने वाले? सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के विचारों पर चलने वाली संगठन है। शिवसेना कभी खत्म नहीं हुई जी, वो गलत हाथों में सही हाथों में आई है। और ये जो लोग सब सामने बैठे हैं जी, कांग्रेस के, शिवसेना के और एनसीपी के, इनको पूछिए कि शिवसेना को खत्म करना किसका सपना था? ये शरद पवार का सपना था और ये आज से नहीं था, ये कई सालों से सपना था। उद्धव ठाकरे जी उसको समझ नहीं पाए, शरद पवार के बुने हुए जाल में खुद वो फंस गए, खुद की पार्टी उनको संभालने नहीं आई। और शरद पवार जी ने अब जो उनको नसीहत दी है, ये उनके लोग उनको कह के थक गए। 2.5 साल सबसे ज्यादा निधि एनसीपी के लोग लेके गए। इस पूरी सरकार में हर एक ऐसा क्षण उद्धव ठाकरे जी ने शिवसेना को अजीत जी, मैंने सवाल जो करता हूं ना, आप उसे छोड़ के बाकी सब विषय में बात करते हो। इतने प्रखर आप प्रवक्ता हो, इतने दमदार राजनीतिक दल के आप प्रवक्ता हो, सवाल का सीधा सामना करने से क्यों बचते हो? हमने एक मासूम सा सवाल किया आपसे, भाई इतना बता दो, एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना कब तक रहेगी? सनद रहे, कब संविलियन उसका भाजपा में हो जाएगा? दोनों के विचारों में एकरूपता है। देश को मजबूत करने के लिए, हिंदुत्व की संस्कृति जो जीवन पद्धति है उसे मजबूत करने के लिए दोनों दल सक्रिय हैं। तो अलग अलग क्यों काम करें, समाहित होकर काम करें। तो इसका लेकर कोई कार्य योजना है, कोई दृष्टि है, कोई तारीख है तो पता चल जाए। बस इतना ही तो सवाल है। दिनों में आपको वो सरकार में दिखेगी। उद्धव ठाकरे जी ने अपना हिंदुत्व खोया, कांग्रेस एनसीपी के साथ वो गए, सिर्फ हिंदुत्व ही नहीं खोया, एक विचारों की लड़ाई थी। कांग्रेस के विचार इस महाराष्ट्र की मिट्टी से बाला साहब को हटाने थे। एनसीपी के साथ कभी बाला साहब को जाना नहीं था। हाँ, एनसीपी के साथ तो केवल भाजपा को जाना था, इसीलिए देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार के साथ चले गए। और अनुमा जी जो कह रही थी ना कि उद्धव ठाकरे के संदर्भ में, तो आखिरी बात इस कार्यक्रम की करता हूं। एक शरद पवार हैं, अजीत पवार चले गए, अपने कमरे में टहलते रहे 2 दिन तक, एक विधायक साथ में नहीं ला पाए और लौटकर शरद पवार के पास ही वापस जाने के लिए मजबूर हुए। ये होता है पार्टी पे नियंत्रण, ये होता है नेता। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे, टापते रह गए, पता ही नहीं चला कब उनके कमरे से बैठे बैठे विधायक एकनाथ शिंदे के पास जाते चले गए और इसके बाद में वो जिम्मेदार ठहराए किसी और को। तो ये विचार का विषय होना चाहिए कि वाकई उद्धव ठाकरे को सियासत में रहना चाहिए या वापस फोटोग्राफी के क्षेत्र में कुछ नया कर गुजरना चाहिए। फैसला तो उद्धव ठाकरे को करना है। और रहा सवाल महाराष्ट्र की जनता का, तो चुनाव आएगा 2024 में, देख लेंगे जनता किसके साथ है। बहरहाल आज समझ में इतना आ रहा है कि अभी केवल उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। जनता है कि नहीं, इसके लिए इंतजार करेंगे। बाकी सब कुछ भाजपा के साथ है। तो इसी के साथ आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस रोचक राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। उद्धव ठाकरे को समर्पित हमारा आज का शेर है, जुगनू सारी दुनिया को समझता है, जुगनू सारी दुनिया को समझाता है, सूरज उसके डर से दिन में आता है। सारथी वैद्यनाथ ने यह बात कही थी अपने शेर में। उद्धव ठाकरे ने क्या हकीकत समझ ली, विचार कीजिए। इसी के साथ मुझे याद दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।